बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी लंदन से आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, भारत की भरपूर कोशिश थी कि किसी तरह पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में धकेला जाए और एक प्रोपेगेंडा वॉर शुरू की गई भारत की तरफ से, भारत के मीडिया की तरफ से। और अभी ये इजलास शुरू भी नहीं हुआ था तो खबरें आना शुरू हो गई कि पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में रखा जाएगा। आज वहां पर क्या हुआ और भारतीय सहाफ़ी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट उनसे क्या सवाल करते रहे, इस पर आज तफसील से बात करेंगे। और आज दूसरी अहम खबर नवाज शरीफ के हवाले से है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कहते हैं कि अगर मुझे बोरिस जॉनसन वज़ीर-ए-आज़म जो बरतानिया के हैं उनसे भी बात करना पड़ी तो करूँगा, और तमाम फोरम्स पर कोशिशें तेज़ करने की हिदायत कर दी गई है। कानून क्या कहता है, याद रखिएगा, बरतानिया का कानून क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना। और माजी की रिवायात क्या हैं, इस पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन पहले रुख करते हैं हम फ्रांस के शहर पेरिस का, जहां पे यूनुस खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और हमें इससे पहले भी उन्होंने अपडेट किया एफएटीएफ के मामले पर। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज बहुत ही गहमा गहमी रही और पाकिस्तान यकीनन राइट ऑन ट्रैक, और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। और जो कोशिशें की जा रही थी भारत की तरफ से कि पाकिस्तान का नाम किसी तरह ब्लैकलिस्ट में डाला जाए, और काफी देर से वो कोशिशें कर रहा था, आज उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। क्या तफसीलात हैं, आज वहां पे माहौल क्या था पेरिस में, और हमें अपडेट करें इस हवाले से। देखें, आज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से जो 3 रोज़ा वर्चुअल जो इजलास हुआ था, आज उसका आखिरी दिन था। उसमें आज लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वर्चुअल तरीके से की गई थी। उसमें उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के इक़दामात के हवाले से पाकिस्तान को बहुत सराहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा काम किया है। जो 27 नुकात हमने दिए थे उसमें से 21 नुकात पर पाकिस्तान अमल दरामद कर चुका है। जो बकाया 5 दरामद हम्म। नुकात रहते हैं उस पे अभी उसको करना बाकी है। पाकिस्तान को फ़िलहाल इन्होंने ग्रे लिस्ट में रखा है और उन्होंने कहा जो अगला इजलास फरवरी में होने जा रहा है उसमें हम देखेंगे, अगर पाकिस्तान ने उन इक़दामात पे और नुकात पर अमल दरामद किया तो फिर हम अपना एक वफद पाकिस्तान भेजेंगे और ज़मीनी हकायक देखेंगे और उसके बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देंगे। तो पाकिस्तान के हवाले से ने आज बहुत हौसला अफ़ज़ा बातें की हैं, और उनका कहना था कि पाकिस्तान ने कानून साज़ी भी की है। बहुत से ऐसे नुकात हैं जिस पर हम उनसे कह रहे थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा अमल दरामद किया। तो पाकिस्तान के हवाले से उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो डिटेल थी वो काफ़ी इत्मीनान बख्श थी। कौन से पॉइंट्स हैं जिसके हवाले से उन्होंने कहा है और वक्त दिया है फरवरी 2021 तक का कि आप इस पर जाकर काम करें, और फिर इस पे बकायदा इसका जायजा लिया जाएगा? वो 5 पॉइंट्स शेयर करें हमारे साथ। देखिए, जो पॉइंट है, ये ज़रा थोड़ा-सा इसमें ये टेक्निकल इशू आता है। इसमें ज़्यादातर टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से चीज़ें हैं। हम्म। जो फैटफ का कहना है कि हमने कानून साज़ी की है और कानून कुछ पहले भी मौजूद थे, लेकिन उस पे जो अमल दरामद के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के तरफ से था, जो सज़ाएँ होती हैं टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से वो बहुत कम है, रेशो उसका कम है। जो हम्म। उसमें लोगों को पकड़ होती है वो बहुत कम है। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि कानून साज़ी में जो आपकी हुई है उस पर आप अमल दरामद भी करें, लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हों, और हमें भी नज़र आना चाहिए चीज़ें। अच्छा, ये मैं पढ़ देता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए भी। लिखा गया, द पाकिस्तान शुड कंटिन्यू टू वर्क on implementing its action plan to address its strategic deficiencies, including by the demonstrating that the law enforcement agencies are identifying and investigating the widest range of TF terror financing activities, and that the terror financing investigation and prosecution target designated persons and entities and those acting on the behalf डायरेक्शंस ऑफ डेजिग्नेटेड पर्सन्स ऑफ एंटिटीज। खैर, ये निकात इसके अंदर उन्होंने बता दिए हैं। 5 निकात हैं। पाकिस्तान को टाइम दिया गया है फरवरी 2021 तक इसके ऊपर मुलदरामन कराने के हवाले से। हाँ सर, मुझे ये बताएं, आपकी वहां पे इंडियन मीडिया के साथ भी इंटरेक्शन होती होगी, यकीनन लोग आते हैं वहां पर, और कैसा, क्या वहां से क्या वाइब्स आ रही हैं? वो जो बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और बड़ी बड़ी खबरें बनती थी, और अब वहां खामोशी है, सन्नाटा है। देखिए, ये जो था ये वर्चुअल इजलास था। इसमें हमारी जो बराह रास्त तो इंडियन साफ़ियों के साथ राब्ता नहीं हुआ है। लेकिन जो हमारे अपने दोस्त हैं, अहबाब हैं, इंडियन मीडिया में जो काम करते हैं, वो भी जो यही खबर लगा रहे थे कि
कुछ कह रहे थे कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, कुछ यही कह रहे थे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला जाएगा। और जिस तरह पाकिस्तान के हवाले से पीटीएफ के सदर ने बयान दिए वो इंतहाई खुशाइंद है। उस हवाले से आज आप देख रहे हैं कि जो इंडियन मीडिया वो बिल्कुल खामोश है, इस हवाले से वो बहुत मुहतात है और उन्होंने आज कोई भी बातचीत नहीं की। तो मैं कहता हूँ कि ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो अमली इकदामात किए हैं, उसके तनाज़ुर में पाकिस्तान ने बड़े हद तक अपने आप को इस मुश्किल से निकाल लिया है। और अब जो थोड़े बहुत इश्यू रह गए हैं, मुझे यही उम्मीद है कि फरवरी तक पाकिस्तान इसको पे अमल दरामद कर देगा। तो इससे यही लग रहा है कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छे ट्रैक पे जा रहा है और इंडियन मीडिया हमेशा आपको पता है कि वो हमारे मुखालिफ होता है और वो उसमें ज़्यादातर गॉसिपी होती है और पाकिस्तान मुखालिफ के हवाले से वो जो भी बयानात होते हैं वो उठाते हैं और वो चला देते हैं। खबर वहाँ पे कम होती है और सनसनी ज़्यादा होती है। तो कभी सवाल आपने किया है अपने जो आपके जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं वहां पर कि सेंसेशन क्यों है, क्यों झूठ बोला जाता है, झूठ का बयानिया चलाया जाता है? कभी सवाल ये किया है आपने खान साहब उनसे? देखिए ये जो परसों-तरसों एक वाक़या हुआ था कराची के हवाले से, इन्होंने एक गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे कि कराची में फायरिंग हो गई है मुख्तलिफ इदारों के दरमियान, जो कि गलत रिपोर्टिंग हुई थी और उसके हवाले से इंटरनेशनल मीडिया ने भी काफ़ी उसको जो है ना मज़ाक उनका उड़ाया था। तो मेरी उनसे इस हवाले से बात हुई थी, हमने कहा था कि कम से कम आपको जो सहाफ़ी का काम खबर देना होता है, ना कि किसी मुल्क और या ना कि किसी उसके हवाले से हम बिल्कुल जो है ना प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाएँ। तो यहाँ पे जो इंडियन सहाफ़त में हमें नज़र आ रहा होता है वो ज़्यादातर यही आता है। लेकिन चूँकि इस हवाले से हमारे पाकिस्तानी मीडिया बहुत बेहतर है, वो हक़ाइक़ पे मबनी रिपोर्ट शाया करता है और इतनी गौस और जो इतनी जाके जो हक़ाइक़ से हटकर जो रिपोर्टिंग हम लोग नहीं करते। तो इस हवाले से इंडिया जो मीडिया का किरदार है वो मुनासिब नहीं है और ये इंडियन सहाफ़ी भी चीज़ों को समझते हैं। बहुत से इंडियन सहाफ़ी कहते हैं कि चूँकि यहाँ वहाँ पर भी उनको प्रेशराइज़ किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, बाज़ चैनल्स को उनकी मजबूरी होती है ये चीज़ें चलाना। कुछ चैनल्स का आप हमें बता सकते हैं जिन लोग जाहिर सी बात है लोगों के नाम तो आपसे मैं नहीं पूछ रहा लेकिन चैनल्स का हमें जरूर बताएं कि जो इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं और ये टाइम एफएटीएफ का बड़ा इंपॉर्टेंट था और खबरें जिस तरह लगाई गई कि पाकिस्तान का नाम धकेल दिया जाएगा अभी तो खैर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का किसी ने इंतजार भी नहीं किया और उस दिन भी जब हमने आपसे बात की थी कि ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है और आपने हमें काफी ब्रीफ भी किया था तो चैनल्स का हमें बताएं जो लोग इस तरह की खबरें चला रहे हैं जिनको आपने अपने जाहिर सी बात है आर्गुमेंट से काउंटर करने की कोशिश की है। देखिए, चैनल का नाम और या शख्सियात का नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन वो सारा सोशल मीडिया पे मौजूद है। उन चैनल्स के हवाले से भी और उन सहाफ़ियों के बारे में भी तकरीबन सभी जानते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर भी कुछ हमारे मीडिया दोस्त भी होते हैं कि जो बाज़ दफ़ा फ़ेक चीज़ें चला देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो निस्बत होता है इंतहाई कम होता है बनिस्बत इंडिया के। इंडिया में ज़्यादातर गॉसिप चलती है। आप पाकिस्तान मुखालिफ कोई भी बयानिया ले लो, चाहे हक़ाइक़ पे हो या ना हो, वो चला देते हैं और इनके लिए ये खबर होती है। आपको मैं बताता चलूँ कि मैं यूनाइटेड नेशन में रिपोर्टिंग करता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा के में और वहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक कुछ सहाफ़ियों को वहाँ पे उन्होंने ब्लैकलिस्ट किया और उसकी वजह ये थी कि वो सहाफ़ी नहीं थे, वो वैसी फेक प्रोपेगेंडा करते थे, वो स्टोरियाँ बनाते थे, वीडियो बनाते थे और फिर वो यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन पार्लियामेंट को भेजते थे। उस पे फिर हम लोगों ने काम किया, उसके ऊपर रिपोर्टें भी चली और फिर वो जो रिपोर्टर्स थे वो ब्लैकलिस्ट भी हुए। तो यूरोप में भी आके ये लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं और ये मेरे ख़्याल में जो हमारी जो प्रोफ़ेशनलिज़्म होती है ये इसकी सख्त खिलाफ़ है। हमें सिर्फ़ हक़ाइक़ पे जो मबनी होती है, वो चीज़ें रिपोर्ट करनी चाहिए। तो आज सर साबित क्या हुआ है एफएटीएफ ने ऑब्वियसली पाकिस्तान को वक्त दिया है पाकिस्तान को फरवरी तक का टाइम दे दिया गया है डू मोर करने का आपको अब क्या वाइब्स आ रही हैं क्योंकि अब यकीनन सवाल तो उठाया जाएगा और आपकी तरफ से भी उठाना चाहिए इन ऐसे लोगों के सामने कि वो खबरें कहाँ गई वो बयानिया कहाँ गया जो सिर्फ झूठ के ऊपर मबनी था। देखिए हमारा फ़ोकस इस वक़्त बजाय इसके कि इंडिया मीडिया क्या कह रहा है, हमें अपने तौर पे जो हमारे मुल्क में हमसे जो मज़ीद जो 5-6 नुकात पे कहा जा रहा है, उस पे हमें अमल करना चाहिए। हमें अपने हालात बेहतर करने चाहिए। और किसी भी मुल्क की पूरी यहाँ पे अगर आप देखें इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व है फैटीएफ में मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ कि अगर आप देखें जो रिपोर्ट्स आ रही थी इस टाइम जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से अगर सबसे ज़्यादा अहम कोई मुल्क है वो यूएई है। मैं आपको ये बताता चलूँ।
और वहाँ से ज़्यादा जो अरब ममालिक है वहाँ से ये फ़ाइनेंसिंग होती है, लेकिन उनको इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आप देखें कि पिछले दिनों यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया। बहुत सी चीज़ें इसमें आती हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है वो इनको प्रोटेक्ट करती है। तो हमें कम से कम अपने तौर पर ऐसी चीज़ों का जो कानून साज़ी है उसके हवाले से थोड़ी-सी चीज़ों में हमें क्लियर होना चाहिए और जो अपने तौर पे हमें इक़दामात उठाने चाहिए, हमें उठाना चाहिए, क्योंकि 5-6 नुकात रह गए। मुझे यही लग रहा है कि फरवरी में पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा और यही कभी उम्मीद है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ, क्योंकि पाकिस्तानी मईशत जो ऑलरेडी कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से आलमी जो जितने तमाम ममालिक है उन्होंने इसको इफेक्ट किया है और हमें ये जो ग्रे बिल्कुल लिस्ट में सही। है इसकी वजह से भी बहुत मसाइल का सामना है। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें अपडेट किया और आपने इससे पहले भी अपडेट किया। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, दूसरी अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने नवाज शरीफ की हवालगी के हवाले से कहा है कि मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे बोरिस जॉनसन बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से भी बात करनी पड़ी तो की जाएगी। तमाम फोरम्स के ऊपर कोशिशों को तेज करने के लिए कहा गया है। हमें याद रखना होगा बरतानिया के कवानीन क्या कहते हैं, पाकिस्तान के क्या मुश्किलात हैं। पाकिस्तान अगर तकाजा करता है बरतानवी हुकूमत से डायरेक्ट जो उन्होंने किया है, तो अब यहाँ पर बरतानवी हुकूमत किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी ये हमें समझना होगा। याद रखिएगा व्यूअर्स, माजी के अंदर जब भी एक्स्ट्राडाइट किया गया किसी को भी तो पॉलिटिकल सिचुएशंस को जो दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद होती हैं, जो हालात हैं, जो ताल्लुकात हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं बहुत ही अहमियत के हामिल हैं इस मामले को लेकर। बरतानिया कुछ शर्त रख सकता है, पाकिस्तान कुछ ऑफर कर सकता है, तो हमें ये याद रखना होगा। अगर ये मामला सियासी प्लेटफॉर्म पे हल नहीं होता तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या कोई कानून मौजूद है जिसके तहत नवाज शरीफ की हवालगी हो सकती है। मैंने मुतादिद वीडियोस की हैं जिसमें आपको इनकी एक्सटेंशन के हवाले से भी मैंने आपको बताया। मैंने आपको ये भी बताया कि जो एडहॉक एक्सट्रेडिशन एक्ट है, एडहॉक पावर्स किस तरह इस्तेमाल की जा सकती हैं होम सेक्रेटरी की तरफ से, वो क्या कहती हैं, और इन पावर्स के तहत नवाज शरीफ को किस तरह हवाला जो पाकिस्तान के हवाले किया जा सकता है। तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। फिर हमने आपको ये भी बताया कि एक्सटेंशन कैसे हो सकती है। फिर आपको ये भी बताया कि नवाज शरीफ बरतानिया के अंदर असाइलम सीख करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ जिस वीज़े पर यहाँ पर मौजूद हैं, जो इतलात आ रही हैं कि वो यहाँ पर विज़िट के लिए आए थे और वीज़ा एक्सटेंड करवाया गया, और तमाम लोग जो इस प्रोसेस से गुजरे हैं वो जानते हैं कि बरतानिया के अंदर आपको आना और फिर 6 मंथ्स की एंट्री बहुत ज़रूरी है। एग्जिट और एंट्री का मामला सामने है। कोविड-19 ने इस मामले को डिले किया, ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन मिली, और उसके बाद क्या हुआ बरतानिया के अंदर कि मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर आप अपने वीज़े को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं और उसके लिए आपको मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हमने आपके सामने आपको ये रिपोर्ट चीज़ें की हैं। अब सूरत हाल पैदा ये हुई है, जो पाकिस्तान ने ख़त लिखा उसमें एक्सट्रेडिशन का पॉइंट रेज नहीं किया गया। कहा यह गया है कि इमिग्रेशन एक्ट जिसके तहत एक बंदे को लीव टू रिमेन, यानी बरतानिया का कानून आपको इजाजत देता है किसी शख्स को यहां पे रहने की, विजिट करने की, बिजनेस करने की, यानी लीव टू रिमेन के तहत जिस तरह वो शख्स यहां पर आया, क्या उसने अपने उन टर्म्स को वायलेट किया है या नहीं किया। जो इमिग्रेशन एक्ट है उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि कोई शख्स जिसे सज़ा होगी उसकी उसकी जो ड्यूरेशन है वो भी वहाँ पर मौजूद है। लिहाजा उस शख्स को अगर वो कन्विक्टेड है, सज़ा याफ्ता है, उसको यहाँ से जाना होगा, डिपोर्ट किया जा सकता है। इस तरह पाकिस्तान ने एक कानूनी रास्ता ज़रूर निकाला है। व्यूअर्स, अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा? तरीक़ाकार बहुत ही पेचीदा है। जब आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला होगा तो आपने एक्सटेंशन के लिए जाना है और ऑब्वियसली होम ऑफिस को बताना है कि जनाब मैं अब अपने मुल्क वापस नहीं जा सकता, लिहाजा या तो मुझे यहाँ पे रहने की इजाज़त दी जाए या असाइलम सीक करने दिया जाए, यानी इसके लिए LLR से एप्लीकेशन देनी होगी। दूसरी अहम चीज़ ये है नवाज शरीफ के मामले में, क्योंकि इनका दोबारा भी 6 मंथ का टाइम पूरा होना है, तो अब क्या होगा? अब इन्हें दोबारा होम ऑफिस से रब्ता करना होगा और अपनी हालात और सिचुएशन को बताना होगा। याद रखिएगा, जब 2 मई 2019 के अंदर जब कोई शख्स बरतानिया में लैंड करता था, वो लोग जो बरतानिया ट्रैवल करते हैं फ्रीक्वेंटली, उन्हें ये बात उनको ये उनके इल्म में है कि एक लैंडिंग कार्ड आपके हवाले कर दिया जाता था जिसमें लिखा जाता था
कि जनाब आपके खिलाफ कोई केस पेंडिंग तो नहीं, आप कन्विक्टेड तो नहीं, कहीं सज़ा याफ्ता तो नहीं, यानी उस कार्ड पर डिटेल्स दे दी जाती थी। जब नवाज शरीफ जो इमिग्रेशन काउंटर है वहाँ पर गए तो अब ये सवाल उनके पास, चूंकि जो ये जो कार्ड था इसको ख़त्म कर दिया गया, अब ये लैंडिंग कार्ड नहीं है, लिहाजा ये सवाल वहाँ पे ना पूछा गया होगा ना बताया गया होगा। और अगर जो लोग, अगर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग अपने हवाले से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उस कार्ड में नहीं लिखते, यानी जो शख्स कन्विक्टेड है वो क्यों लिखेगा लैंडिंग कार्ड में, चूंकि ये केस एक बहुत ही हाई प्रोफाइल है। और अब जब दोबारा होम ऑफिस के पास ये दरख्वास्त जाएगी कि जनाब हमें यहाँ पे दोबारा रहने दिया जाए मेडिकल ग्राउंड्स में, तो अब ये मामला क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने उठाया है तो बरतानवी हुकूमत के इल्म में है, होम ऑफिस के अब ये इल्म में होगा, क्योंकि केस बहुत हाई प्रोफाइल है और बरतानिया के कवानीन के तहत, चूँकि उसमें एक्ट के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ये शख्स जिस पर ये सज़ा का इतलाक़ होना है या इमिग्रेशन कवानीन के तहत अगर किसी को डिपोर्ट किया जाता है, सेंटेंस का बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि अगर सज़ा सस्पेंड हो गई, यानी जब नवाज शरीफ बरतानिया ट्रैवल किया तो उस वक्त ये सज़ा सस्पेंडेड थी, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने वायलेशंस की हैं, जेल से निकाल के बाहर लाए गए हैं, तो ये भी एक कानूनी नुक्ता मौजूद है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन व्यूअर्स, आपको हम कंफर्म कर रहे हैं नवाज शरीफ के लिए जो ये बैटल है ये मुश्किल है और पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल है अपना केस प्रेजेंट करना अदालतों के अंदर। जब ये केस जाएगा, मिसाल के तौर पे अगर ये जब एक्सटेंशन के लिए जाते हैं नवाज शरीफ साहब और होम ऑफिस के सामने जाकर अपनी दरख्वास्त डालते हैं, यानी चिट्ठी डालते हैं अपनी एक्सटेंशन की, वीज़े की, तो उस वक्त ये सवाल उठाया जा सकता है। और अगर बरतानवी हुकूमत उनको डिपोर्ट करने के लिए कहती है, बरतानिया छोड़ने के लिए कहती है, तो फिर ये मामला अदालत में जाएगा जहाँ पे अपील की जा सकती है और फिर अपील के बाद ये मामलात मज़ीद पेचीदा भी हो सकते हैं। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स हमें भेजें और हम कोशिश करेंगे कि इस पे मज़ीद भी आपके सामने बरतानवी कवानीन क्या कहते हैं और प्रेसिडेंट्स क्या हैं उस पर एक अलहदा से हम वीडियो करें और आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाएं कि नवाज शरीफ के लिए कितनी मुश्किलात हैं और पाकिस्तान के लिए क्या कानूनी पेचीदगियां हो सकती हैं। और अगर ये कानूनी पेचीदगियां नहीं हैं तो यकीनन दूसरा प्लेटफॉर्म सियासी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है जहां पर हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बरतानिया से जिससे उन्होंने अप्रोच किया है, इस चैनल पे कितनी कामयाबी होगी पाकिस्तान को, ये हमें आने वाले दिनों में मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। और मैं आपको जाते जाते व्यूअर्स ये भी बता दूँ कि इससे अगली वीडियो इंशाल्लाह आपके सामने जो हम लेकर आ रहे हैं वो वीडियो रिलेटेड टू उन किताबों के है जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने किया था, कैपिटलिज्म अकीलीस हिल की वो इक़्तिबास जो हम आज आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें जरदारी ख़ानदान की करप्शन, बेनज़ीर भुट्टो ने कैसे पैसा बनाया, जो इस किताब में लिखा गया है वो हम आपके सामने तफसील से आपको बताएंगे। जो अगली वीडियो होगी इंशाल्लाह वो कैपिटलिज्म अकीलीस हिल पे हमने बनाई है और इंशाल्लाह कुछ घंटों में वो भी अपलोड हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।